आज हम भारत की एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक यात्रा पर नजर डालेंगे जो 1990 के दशक की शुरुआत में एक बहुत बड़े संकट से शुरू हुई थी। ये कहानी है एक अविश्वसनीय काया पलट की। सवाल तो बड़ा है ना? कि कोई भी देश सिर्फ 30 सालों में दिवालिया होने की हालत से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आखिर बन कैसे सकता है। आज हम इसी सवाल के जवाब को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे 1991 के उस संकट से, फिर समझेंगे कि ये एलपीजी सुधार क्या थे, इसके बाद देखेंगे कि आज की तारीख में हम कहाँ हैं और 2047 के लिए आगे की राह क्या दिखती है। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1991 में। ये वो दौर था जब भारत एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हालत इतनी खराब थी कि देश सचमुच दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? असल में इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो हमारा विदेशी व्यापार घाटे में था, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम। सरकार की आमदनी कम और खर्चे बहुत ज्यादा थे। ऊपर से महंगाई आसमान छू रही थी। खाड़ी युद्ध जैसे बाहरी झटकों ने हालात और बिगाड़ दिए। और इन सबसे ऊपर था लाइसेंस राज, नियमों का एक ऐसा जाल जिसमें कोई नया उद्योग शुरू करने के लिए ढेरों सरकारी लाइसेंस चाहिए होते थे। इसने तो जैसे व्यापार की कमर ही तोड़ रखी थी। संकट कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $1 अरब रह गया था। ये इतना कम था कि इससे हम सिर्फ 2 हफ्तों का जरूरी सामान ही बाहर से मंगवा सकते थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि देश को अपने कर्ज चुकाने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। और इसी बड़े संकट के बीच से भारत की आर्थिक कहानी में एक नया मोड़ आया। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने 1991 में नई आर्थिक नीति पेश की, जिसने भारत की इकोनॉमी का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस नीति को हम सब एलपीजी सुधारों के नाम से जानते हैं। एल यानी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, जिसका सीधा मतलब था व्यापार पर सरकारी कंट्रोल कम करना। पी यानी प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, यानी सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाना। और जी यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, जिसका मकसद था भारतीय इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ना। तो इन विचारों को जमीन पर कैसे उतारा गया? उदारीकरण के लिए सबसे पहले तो उद्योगों को जकड़ने वाले लाइसेंस राज को ही खत्म कर दिया गया। निजीकरण के लिए सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचनी शुरू की गई और वैश्वीकरण के लिए विदेशी निवेश यानी एफडीआई के लिए दरवाजे खोल दिए गए। ये एक तरह से 2 अलग अलग भारत की कहानी है। 1991 से पहले की अर्थव्यवस्था बंद थी, जो लाइसेंस राज और सरकारी कंट्रोल में जकड़ी हुई थी, और 1991 के बाद एक खुली बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था बनी, जिसने कंपटीशन और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। एलपीजी सुधार तो एक जबरदस्त शुरुआत थे, लेकिन इकोनॉमी की पूरी वायरिंग बदलने के लिए लगातार बड़े सुधारों की जरूरत थी, खासतौर पर बैंकिंग और टैक्स सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, बैंकिंग सुधार कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं थी। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो दशकों तक चली। 1991 और 1998 की नरसिम्हम समितियों ने इसकी नींव रखी। फिर 2016 में आया आईबीसी कानून, जो बैंकों के डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए की समस्या से निपटने में एक मील का पत्थर बना। और ये सफर आज भी जारी है। इसके बाद आया देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार, जीएसटी। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो इसने 17 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ले ली। मकसद सिर्फ एक था, एक देश एक टैक्स के विचार को सच करना और पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बनाना। और जीएसटी का सिस्टम भी लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। अब एक और आसान ढांचे की तरफ बढ़ा जा रहा है, जिसमें जरूरी चीजों पर 0%, आम जरूरतों पर 5%, एक स्टैंडर्ड रेट 18% और सिन या लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स होगा। कोशिश यही है कि सिस्टम और भी आसान और लॉजिकल बने। तो इन सभी सुधारों का 3 दशक बाद नतीजा क्या निकला? चलिए अब 2026 की तस्वीर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम पहुंचे कहां हैं। आपको याद है 1991 का वो $1 अरब का आंकड़ा? आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $600 अरब से भी ज्यादा हो चुका है। ये नंबर हमारी अर्थव्यवस्था की बाहरी मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। अब जरा विकास की रफ्तार में फर्क देखिए। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था
औसतन सिर्फ 3.5% की धीमी गति से बढ़ रही थी, जिसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता था। सुधारों के बाद ये औसत लगभग दुगना होकर 6 से 7% हो गया और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और महंगाई, जो 1991 में एक बहुत बड़ी चिंता थी, वो अब काफी हद तक काबू में है और रिजर्व बैंक के टारगेट रेंज के अंदर ही रहती है, जो कि आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर मिली-जुली है। एक तरफ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हमारे पास अच्छा खासा विदेशी भंडार है और महंगाई भी कंट्रोल में है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, अच्छी नौकरियां पैदा करना, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और दुनिया भर के आर्थिक जोखिम, ये बड़ी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। और ये हमें हमारे सफ़र के आखिरी पड़ाव पर ले आता है। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं और ये समझते हैं कि भारत की आर्थिक कहानी का अगला चैप्टर क्या हो सकता है। 1991 के सुधारों ने भारत को संकट से निकालकर तरक्की की पटरी पर तो डाल दिया, ये तो साफ है। लेकिन 2047 तक विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए सुधारों की अगली पीढ़ी की जरूरत होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो नए सुधार क्या होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा।